आज हम 2019 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 41 से। 41 में दिया है जब -1 को -1 से 100 टाइम्स मतलब 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, हमारे पास क्वेश्चन है -1। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास -1। ठीक, तो ये -1 को -1, ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम से लिखकर मल्टीप्लाई करना है? 100 टाइम। अर्थात ये जो माइनस का 1 है इसको 100 टाइम्स लिखकर आपको क्या करना है? -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे समझोगे ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे पहले इसको समझना है, ये वाली संख्या को। ठीक है, मतलब कि ये माइनस का 1 यदि 100 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो गुणनफल आएगा प्लस का 1 आएगा। प्लस का क्या आएगा? 1। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे -1 इंटू -1, तो सबसे पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनता है। क्या बनता है? प्लस। मतलब चिन्ह एक समान हुए और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। मतलब 2 टाइम आ गया तो प्लस का 1। और यदि यहीं पर हमने एक बार और माइनस का हमने 3 लिखा तो अब ये -1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ठीक, तो देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आ गया। अब ये प्लस के 1 को -1 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो इस बार प्लस का नंबर है, ये प्लस चिन्ह है, और इस बार माइनस का। तो पहले प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो चिन्ह यदि अलग अलग है तो चिन्हों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा माइनस में। एक में प्लस है और एक में माइनस, तो दोनों का मल्टीप्लाई किए क्या आया? माइनस। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया? -1। ठीक, तो यहाँ से समझो, देखो जब ये जो माइनस वाली नंबर है ना, ये सम टाइम में होता है। मतलब ये 2 बार, तो 2 क्या है? सम संख्या है। तो सम होने पर इसका जो मल्टीप्लाई है क्या किस में आता है? प्लस में। और यदि विषम होता है, ये देखो यहाँ पर -3 टाइम आया है। माइनस कितने टाइम में आया है? 3 टाइम। तो विषम होने पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर क्या बनेगा? माइनस बनेगा। सम होने पर प्लस बनेगा और विषम होने पर माइनस बनेगा। तो यहाँ पर ये जो 100 है ये सम है कि विषम? सम है। 100 क्या है? सम है। ठीक, अर्थात -1 को हम 100 टाइम लिख कर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो चिन्ह होगा प्लस में आएगा। और 1 का कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 से, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो -1 को 100 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 1 आ गया। अब इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस इंटू प्लस करने पर आंसर क्या आएगा? माइनस, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई -1। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर यदि कोई संख्या मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले उसे अनुचित भिन्न में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो 1/3/4 को आपको अनुचित भिन्न में चेंज करना है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4। 4 में 3 ऐड करो तो 7। ये हुआ 7/4 डिवाइड, ठीक है, 4 डिवाइड 7/4 हो जाएगा। यहाँ तक आगे सॉरी क्या है? 7 है ना, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में?
देखो 7 का 7 लिखे, डिवाइड का डिवाइड, जो मिश्र भिन्न में था उसे अनुचित भिन्न में चेंज किए। तो ये कैसे बनता है अनुचित भिन्न में चेंज करना? 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 और ऊपर वाली नंबर को 8 कर दोगे तो 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसी को क्या करना है? सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 7 का 7 लिखो, डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो नीचे की नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर की नंबर नीचे आ जाएगा। बीच में ये फ्रैक्शन लाइन बनाना है। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? 4। तो यहाँ तक का सॉल्यूशन आया 4। ठीक है, यहाँ तक को हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 4 आया। और ब्रैकेट के बाहर क्या है? मल्टीप्लाई 2 है। अब इसको तो हमने सॉल्व करके 4 बना लिया है, तो इसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखो। 5/8 यहाँ इंटू करके क्या है? 12/5। अब इतना को सॉल्व करना है। इतना को सॉल्व करने के बाद इधर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 है, आपको डाउट होता है तो 4 को भी आप भिन्न में बना सकते हो 4/1 लिखकर। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो यदि नीचे में भी 5 है और ये दूसरे भिन्न के ऊपर में भी 5 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बच गया है? 12/8 और इसका भी लोवेस्ट फॉर्म भी निकल जाएगा। दोनों किससे डिवाइड है? 4 से। 4 के टेबल से 12 है 3 टाइम में और 8 है 2 टाइम में। ठीक, तो इसको मैंने ये 12/8 कैसे लाया समझ में आ गया है ना? 5 से 5 कैंसिल किया, ये बच गया इसका ये लोवेस्ट फॉर्म। तो इतना को अब मैं हटा देता हूँ। ठीक, और इसका ये जो वैल्यू का लोवेस्ट फॉर्म आया है 3/2 उसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक, अब भिन्न संख्या को यहाँ पर ऐड करना है। भिन्न संख्या को क्या करना है? ऐड करना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो आएगा 1। 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 1 के टेबल में 2 आएगा 2 टाइम में और 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8। अब दोनों को ऐड कर दो 11/2। ठीक, 11/2। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन 11/2 आया। कितना आया? 11/2। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक के अंदर आ गया 11/2 और ये पीछे में मल्टीप्लाई 2। अब इस बार है माइनस, ये मिश्र भिन्न में है तो अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको किया था तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना बनेगा? 30। 30 में 1 ऐड करो 31। 31/2। ठीक, अब ये ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, ये याद रखना। ठीक है, तो यदि इसको भी शामिल करना चाहते हो, ठीक, यहाँ पर ये ब्रैकेट था है ना, और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि ये वाले नंबर का इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, तो 31/2 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 2 है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 11 से। देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह होने पर इसका सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात -11 से। ठीक है, तो 31/2 माइनस 22/2। ठीक, ये 2 यदि ऊपर के नंबर को डिवाइड करते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो, वैसा मत करो, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम निकालोगे, हर में एक जैसा है तो 2 आ जाएगा और ऊपर के नंबर को बस माइनस कर दो।
31 में 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 9/2 हो जाएंगे इसका आंसर। और मिश्र भिन्न में पूछा जाएगा तो अभी 2 से 9 में और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं तक हम निकालते हैं, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, तो इनका आंसर पूछा है भिन्न में। ठीक है, अब यहाँ भिन्न में पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर मिश्र भिन्न में है। ठीक है, तो इसके आंसर आपको मिश्र भिन्न तक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो संख्याओं को माइनस करेंगे, फिर इन दो संख्याओं को माइनस करेंगे, फिर आपस में दोनों को प्लस करेंगे और भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 - 7/5 सॉरी 2.775 में माइनस करेंगे 1.25 को। ठीक है, तो ये 0 यहाँ से 5.1। ठीक, अब इस पार के दो संख्याओं को माइनस करेंगे, 4.75 में माइनस करेंगे 3.80। ठीक, तो ये 5 और ये 17 हो जाएगा, है ना। तो 17 में 8 माइनस कीजिए 9, यहाँ से पॉइंट लिखेंगे और इसमें 1 माइनस हो जाएगा तो ये 0। ठीक, अब ये दो संख्या बच गए, इसको आपस में क्या करना है, देखो प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो इस नंबर को इसके नीचे लिख कर ऐड कर देता हूँ 0.95, तो 5। ठीक है, ये हो जाएगा 14 पॉइंट कैरी 1, तो 2.45। ऑप्शन किस में पूछा है, भिन्न, और ऑप्शन तो मिश्र भिन्न में पूछा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास योगफल मिला है ना, इसे सबसे पहले भिन्न में चेंज करना है। तो 2.45 भिन्न में जब चेंज करते हैं तो दशमलव हटा देते हैं, 245 लिखोगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 लिखकर 20 पीछे रखना है। ठीक, अब 100 से इसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 245 डिवाइड 100, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, है ना, और इसको माइनस कर देंगे तो 45 शेष बचा। ठीक, तो इसे अब मिश्र भिन्न में लिखोगे। 100 का टेबल जितने टाइम पढ़ते हैं उसे होल नंबर के रूप में लिखते हैं, और नीचे में जो बचता है रिमाइंडर उसे ऊपर लिखते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किए उसे नीचे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ से 2 का 2 लिखेंगे, बड़ा सा बड़ा नंबर जो 45 और 100 को डिवाइड करें। ठीक है, कौन सा नंबर है, 5। तो 5 के टेबल में 45 9 टाइम में और ये 20 टाइम में, तो 2 होल 9/20 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 44, 150% बराबर है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन 150% के बराबर है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करोगे, 150 लिखो, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो 0 से 0 कैंसिल करो और 10 से 15 में भाग करोगे तो 1.5 आएगा आंसर। और कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, दशमलव के बाद 5 है तो 5 के पीछे यदि 0 आ गया तो भी ये उसका आंसर है। दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसके पीछे 0 रख भी सकता है और नहीं भी, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो 1.5 और 1.50 दोनों ही आंसर इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 45, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। ठीक है, तो दोपहर के बाद वाली समय, अर्थात दोपहर के बाद वाली समय दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है, दिन के 12 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिन के 12 बजे
का जो समय है यह रात के, ठीक है, रात के 12 बजे तक चलता है। ठीक है, जैसे 12 बजता है तो सुबह वाला आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय है उसे इंग्लिश में PM से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दोपहर वाला समय है तो PM लिखेंगे, ये दोपहर की समय का पहचान है। तो 3:05, तो 3:05 को लिखते हैं, ये 3 घंटे को दर्शाता है। और 5 मिनट, तो ऐसे 5 लिखोगे तो गलत आएगा, 05 लिखोगे और यहाँ पर PM। ठीक है, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रेन हैं। ठीक है, एक है यात्री गाड़ी और दूसरा है मालगाड़ी। तो यहाँ पर ये जो चाल दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यात्री गाड़ी की चाल है। ये किसकी चाल है? यात्री गाड़ी की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दूसरा चीज़, तो ये जो यात्री गाड़ी है ना, ये स्टेशन पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? स्टेशन में। कहाँ पर पहुंच गए दोनों गाड़ी? स्टेशन में। तो ये जो स्टेशन में दोनों गाड़ी पहुंचा है, ठीक है, तो दोनों गाड़ी अभी यहाँ पर रुके हैं समझो। उसके बाद ये ऊपर को हमने यात्री गाड़ी मान लिया और नीचे को हमने मालगाड़ी माना। ठीक है, तो स्टेशन से चलना सबसे पहले कौन प्रारंभ करता है? मालगाड़ी। कौन सा गाड़ी चलता है? मालगाड़ी। ठीक है, तो मालगाड़ी यहाँ से स्टेशन से वो चलता है, लेकिन उसका रफ्तार कितना है ये हमें पता नहीं। यात्री गाड़ी का रफ्तार दे रखा है, चाल दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन सा गाड़ी? यात्री गाड़ी। और मालगाड़ी कितना इसका चाल हमें पता नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मालगाड़ी की चाल को हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज़ समझो, तो ये जो मालगाड़ी है ना, ये सेंटेंस को समझना जरूरी है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। तो 6 घंटे बाद कौन सी गाड़ी चला बताओ? यात्री गाड़ी। तो 6 घंटे कौन चल चुका है? मालगाड़ी। कौन सा गाड़ी 6 घंटे अभी तय कर चुका है? मालगाड़ी। ठीक है, उसका चाल कितना हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन इसके चाल को हमने 100 माना और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जो मालगाड़ी है 6 घंटे चला। कितने घंटे चला? 6 घंटे। तो ये समय है, ये चाल है, तो क्या पता कर रहे हो? दूरी। तो ये मालगाड़ी की जो दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो ये 6x हो गया। मालगाड़ी की दूरी कितना हो गया? 6x। इसका समय 6 घंटा और मालगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, क्या पूछा है? 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। कौन सी गाड़ी? यात्री गाड़ी। मालगाड़ी की चाल क्या है बताया, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये मालगाड़ी है और ये यात्री गाड़ी है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब एक ही दिशा में जाता है तो हमें इसका निकालना होता है सापेक्ष चाल। क्या निकालते हैं इसका? सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल का मान होता है पहले गाड़ी की चाल माइनस दूसरी गाड़ी की चाल। ठीक है, तो जिस गाड़ी की चाल बड़ी है उसमें हम छोटी गाड़ी की चाल को माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो ये है सापेक्ष चाल। और दूसरे प्रकार से इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सापेक्ष चाल बराबर, आप लिख सकते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो इस गाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं है ना, और इस गाड़ी की चाल पता है, तो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल होता है दोनों गाड़ी की चालों का अंतर। तो पहली गाड़ी की चाल है 80 और दूसरी गाड़ी की चाल को हमने क्या माना है, x, तो x माइनस 80 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दूरी। तो मालगाड़ी की 6 घंटे में चली गई दूरी कितना है, 6x है। यहाँ क्या लिखेंगे, 6x। अब समय पूछ रहा है, तो यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 4 घंटे में, तो नीचे में समय की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इसी समीकरण को हल करना है। देखो ये 4 का 80 और माइनस x से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 0 पीछे माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4x। अब ये बराबर के चिन्ह को यहाँ लिखो और ये ऊपर में आ जाएगा 6x। ये 4 नीचे में वापस मत लिखना, क्यों, क्योंकि 4 का इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर प्राप्त किए हो। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो 320 इक्वल, ये माइनस का 4x इस पार आएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, तो प्लस का 4x और प्लस का 6x कितना हो जाएगा, प्लस का 10x। ठीक, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 के टेबल में 32 आएगा 32 टाइम में, अर्थात x की वैल्यू निकला 32। x की वैल्यू कितना निकला, 32। और 32 हमने यहाँ पर x हम क्या माने थे बताओ, चाल को, किसका चाल को माने थे, मालगाड़ी। तो मालगाड़ी की चाल ही पूछा था, तो मालगाड़ी की चाल हुआ 32 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा तो आपको ये वीडियो रिपीट करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी बताना है। तो इस क्वेश्चन में व्यक्ति की चाल दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, लेकिन कितना दूरी है यह हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि वह दूरी है x किलोमीटर। दूरी हमने माना x, माना कि वह दूरी है x किलोमीटर, x किलोमीटर। तो हमने दूरी को माना x किलोमीटर, ठीक। अब दूरी को तो हमने इतना मान लिया, लेकिन एक ही व्यक्ति इतना दूरी को तय करने में 2 प्रकार का चाल इस्तेमाल कर रहा है, 2 अलग अलग चालें हैं, ठीक है। इतना ही दूरी को एक बार वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और इतना ही दूरी को वह व्यक्ति एक बार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर x को हमने क्या माना है, दूरी, और 30 किलोमीटर को हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, चाल, ये क्या है, चाल। तो दूरी बटा चाल किसका फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल किसका फार्मूला, समय। तो ये पहला समय और ये है दूसरा समय, तो यहाँ पर 2 समय मिला, यहाँ पर हमें 2 प्रकार का समय मिल गया।
एक समय है एक ही दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, और दूसरी दूरी है मतलब दूरी एक ही है लेकिन यहाँ पर अलग समय लग रहा है जब उसी दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, अब बताओ यदि गाड़ी का रफ्तार ज़्यादा रहेगा तो जल्दी पहुँचेगा कि नहीं दूरी को, और गाड़ी का रफ्तार यदि कम है तो उसी दूरी को वह ज़्यादा समय में लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं। ठीक, तो यही बता रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। तो यहाँ पर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर चाल कम है और यहाँ पर चाल ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय में कम समय को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर पहली समय और दूसरी समय के बीच में कितना अंतर है यह हमें पता करना है। ये दोनों समयों के बीच में कितना अंतर है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, x/30 माइनस x/42 लिखोगे। अब दोनों के बीच में कितना अंतर है यह बताना है। ठीक है, वापस क्वेश्चन में आ जाओ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। इनकी बातों को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो कोई दूरी को तय करने में लगता है 30 मिनट का समय। कितना समय लगता है, 30 मिनट का। ठीक है, तो 30 मिनट में ये वास्तविक टाइम है। ठीक है, मतलब एक सामान्य ये 30 मिनट का टाइम लगता है एक दूरी को तय करने में। ठीक, तो व्यक्ति जो है 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो 30 मिनट में पहुंचना था लेकिन 10 मिनट वह लेट पहुंच रहा है, तो कितना बजे पहुंचेगा बताओ, कितना मिनट में पहुंचेगा, 40 में। जितना मिनट लेट है उसको इसी में जोड़ दो, कितना आ गया, 40 मिनट में। अर्थात 30 मिनट की जगह वह व्यक्ति 40 मिनट में पहुंच रहा है। अब दूसरा सिचुएशन, यदि उसने अपना चाल चेंज कर लिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, तो 30 मिनट में पहुंचने की जगह वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा बताओ, 20 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। अर्थात ये जैसे 30 मिनट का एक टाइम है जिसमें पहुंचना है, लेकिन यदि चाल कम कर दिया तो 10 मिनट लेट मतलब 40 मिनट में पहुंचेगा, और चाल को अधिक कर दिया तो 30 मिनट के पहले 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब कि 20 मिनट में पहुंचेगा। तो यहाँ पर दोनों समय के बीच में अंतर कितना का हुआ, इसको भूल जाओ, कितना अंतर आ रहा है, 20। तो यहाँ पर दोनों समय के बीच में जो अंतर आया कितना आया, 20। ऐसे लिखना है 20। आ गया समझ में। अब दूसरा चीज़, यहाँ पर जो चाल है इसमें समय कितना दे रखा है, घंटे में। समय किसमें, इसमें घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर चाल की समय जब घंटे में है तो ये मिनट को भी घंटे में चेंज करना है। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 60। ठीक, अब बस यहीं तक समझना था। इतने सारी अभी बात तो है, सिर्फ ये समीकरण को बनाने के लिए या इसको समझने के लिए इतने सारी बातें किया गया है। ठीक है, क्या करना है, चाल को दूरी को 1 किलोमीटर मान लेना है ना। अब एक उसने चाल चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल उसने चला है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ये क्या कहलाएंगे, समय। दोनों क्या कहलाएंगे, समय। तो दोनों समय के बीच में क्या निकालोगे, अंतर। तो दोनों समय के बीच में जो अंतर है वह कितना मिनट का अंतर है, 20 मिनट का। 10 मिनट लेट और 10 मिनट पहले, उस आधार पर टोटल समय में अंतर पड़ रहा है 20 मिनट का। अब इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 मिनट से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। ठीक, अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 के पारा में 2 एक बार में, और ये 6 3 बार में। ठीक, ये
सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं एलसीएम मेथड से। तो दोनों का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 30 और 42 का निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड है, 15 टाइम में, ये 21 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, 7 टाइम में। तो 7 5 जा 35। ठीक है, ये 2 टाइम पढ़ तो कितना आ जाएगा? 70। 70 का पहाड़ा ये 3 बार 210। कितना आया? 210। तो एलसीएम आया 210, 210। ठीक है, अब 30 के पहाड़ा में 210 कितने बार में आएगा? तो 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। और ऊपर में x है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 7x आया। कौन सा चिन्ह है? माइनस। 42 के टेबल में ये आएगा 5 टाइम में। कितने टाइम में? 5। और 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5x बराबर 1/3। ठीक, अब यहाँ बराबर का चिन्ह है ना, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x। 7x में 5x माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 2x। तो 3 का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होने पर 210 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो निकालेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 210 में 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 18 आ गया 3 टाइम में, माइनस करेंगे कितना बचा? 3 और 0 नीचे, तो 30 आ जाएगा 6 के टेबल में 5 टाइम में। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकला 35। तो 35 हमने क्या माना था? दूरी माना था। x को हमने क्या बोला था? दूरी। तो दूरी बराबर कितना आया? 35 किलोमीटर। दूरी कितना आया? 35 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 5045 ग्राम बराबर है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन एक में किलोग्राम है और दूसरे में ग्राम है। ठीक है, तो जो 1000 तक गया है उसका क्या निकलता है? ग्राम निकलता है। तो 1000 में कितना है? 5 है, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। जो 1000 में है उसका निकलेगा किलोग्राम, है ना, और जो 1000 के पहले है वो क्या कहलाएगा? ग्राम। ठीक है, तो 1000 में कौन सा नंबर है? 5, तो 5 कहलाएगा किलोग्राम, और उसके पहले क्या है? 45, तो 45 क्या कहलाएगा? ग्राम। ठीक है, तो 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। तो ऑप्शन कहाँ पर है? बी में। हाँ, सी, हाँ सी में भी दिया है। तो ये वाला पहले आ रहा है, इसको पहले मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो आकृति है वो अभी घन है। क्या है? घन। तो 2 ठोस घनों को, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ठोस घन बनाया है। ये क्या है? 2 ठोस घन है। ठीक है, तो ये घन की जो एक भुजा है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और घन में कोई सा भी एक तरफ का साइड दे रखा है तो उसके बाकी के तीनों साइड पूरा उतना ही होता है, 10-10 होगा। ये 10 है तो इसका ये वाला जो दूसरा साइड है ये भी 10 हो जाएंगे। इसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम आपस में रख देंगे तो ये जो घन है ये घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ। तो इसको आपस में किस प्रकार रखें कि ये घनाभ बन जाए, और इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखो इन दोनों को मैं आपस में एक साथ रखता हूं और दिखाता हूं कि कैसे ये घनाभ बनेगा। ठीक है, ये पहला घन हो गया, ये दूसरा घन। ठीक, तो ये पहले घन को मैं दूसरे घन में शामिल करता हूं। ठीक है, ये मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, ये दोनों घन को मैंने एक में शामिल कर दिया। अब
तो ये घन जो है क्या बन गया, घनाभ। घन क्या बन गया, घनाभ। तो घनाभ का निकालना है आयतन। घनाभ का क्या निकालना है, आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, जब ये घन था है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना था, 10। ठीक, और इसको जोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक और जो दूसरा घन है उसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा, 10। तो लंबाई यहाँ पर हो गया 10 10 कितना हो गया, 20। लंबाई कितना हो गया, 20। ठीक, ये क्या हो गया, लंबाई। और इसका ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 का 10 सेंटीमीटर ही होगा। और ऊंचाई देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई कितना कहलाएगा, 10 का 10 ही कहलाएगा। ठीक, तो घनाभ का आयतन अब निकालोगे है ना, तो यहाँ पर 2 का 2 लिखो, 2 का टेबल 1 टाइम 2, 2 का टेबल 1 टाइम 2 और 3 0 पीछे। ठीक है, तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, 2000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई क्या होगी बताना है। अब इस क्वेश्चन के शब्दों को अच्छे से समझना है। देखो क्या बोला है, एक आयताकार प्लॉट। ठीक, तो हम बनाते हैं एक आयताकार प्लॉट बनाते हैं, ये है आयताकार प्लॉट। ठीक, अब इसकी चौड़ाई कितना हमें पता नहीं, माना कि इसकी चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, देखो ऑप्शन मीटर में दिया है, चौड़ाई को हमने माना x मीटर। तो चौड़ाई जितना भी है उसका 2 गुना इसका लंबाई है। तो इसी में 2 का गुना करने पर 2x बनेगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, लंबाई। इसे हम क्या मानेंगे, लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंबाई। और जब इसे हमने इसका चौड़ाई माना, इसे लंबाई माना, तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, 2x इंटू एक्स। ठीक, तो देखो x का x से मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू x² होता है, याद रखो। मतलब x में कुछ भी नहीं, मतलब इसमें पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। तो एक समान ये जो अचर संख्या है, ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये जो अज्ञात संख्या x है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ इसका पावर जुड़ जाता है। तो ये x का पावर 1 और ये x का पावर 1, तो दोनों 1 1 यहाँ पर पावर 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आयत का क्षेत्रफल। आयत का ये क्या है, क्षेत्रफल। अब दूसरी चीज़ देखो, ये जो आयताकार आकृति है इसमें लगाना है एक तरणताल। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, एक तरणताल। तो इसके अंदर एक तरणताल प्लॉट है, ठीक है, जो इसका 1/8 भाग घेरता है। तो इसके अंदर जो वर्गाकार तरणताल है, जैसे हम एक इसके अंदर एक वर्गाकार तरणताल डालते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये जो वर्गाकार तरणताल है इसकी एक भुजा जो है 8 मीटर है। 8 मीटर भुजा वाला एक तरणताल है। ठीक, तो ये जो 8 मीटर भुजा वाली तरणताल है ना, यह आयत का जो क्षेत्रफल है उसका 1/8 भाग को घेरता है। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 2x²। तो ये 2x² का ये जो 8 मीटर भुजा वाली वर्गाकार आकृति है वह इस क्षेत्रफल का 1/8 भाग को घेरता है। तो यहाँ पर वर्ग का भुजा दे रखा है, तो वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना आया, 64। अर्थात ये जो 64 है, ये 64 जो वर्ग मीटर क्षेत्रफल बना है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक,
ये जो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिला, यह आयत के क्षेत्रफल का 1/8 भाग घेरता है। देखो यहाँ पर लिखा है ये 1/8 भाग घेरता है। किसका? प्लाट का। तो प्लाट कौन से आकार में है? आयताकार में। ठीक है, तो ये 64 क्या है बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल है। 64 क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो इतना जो वर्ग का क्षेत्रफल है ये आयत के क्षेत्रफल का 1/8 भाग है। तो क्या करोगे? 1/2x² का हम निकालेंगे 1/8 कितना होता है वो निकालेंगे। ठीक है, अर्थात हमें क्या करना है, ये वर्ग के क्षेत्रफल बराबर में वर्ग के क्षेत्रफल 64 आया। ठीक है, इसके बराबर में हम क्या करेंगे, ये जो आयत का क्षेत्रफल है 2x² है ना, तो ये 64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कितना है? 1/8 भाग है। तो 1/8 भाग का इसके साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/8। ठीक, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर सेम रहेगा। ठीक, अब ऐसे सिचुएशन में इसको कैसे हल करते हैं? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। और मैं भी फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ना ये मत ध्यान रखो यहाँ 64 लिखकर इसको ऐसे लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं समझना है। शब्दों को समझते हुए मैंने कैसे इसको अरेंज किया उसको समझना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मुझे आप लोगों पर डाउट जा रहा है कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, 2x² क्या है बताओ? आयत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब वर्ग का भी हो सकता है वैसे में। ये किसका क्षेत्रफल है? ये है आयत का क्षेत्रफल और ये है वर्ग का क्षेत्रफल। ये है वर्ग का क्षेत्रफल और ये है आयत का क्षेत्रफल। तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है ये आयत के क्षेत्रफल का 1/8 भाग घेरता है। ठीक है, तो 1/8 भाग आयत के क्षेत्रफल का कितना होगा यह पता करने के लिए है ना, इसका हम 1/8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 से इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के टेबल में ये सेम आ जाएगा, इसलिए ऊपर में 1 हटा दिया और नीचे में 8। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 चौक 32 हासिल 3। ठीक है, और 8 छक्का 48 और 3 51। ठीक है, कितना आया? 51। और बराबर क्या बच गया? 2x²। ठीक है, या इसको पहले यहाँ पर लिख सकते हो 2x²। 2x² बराबर 512। ठीक है, अब x² यहीं रह जाएगा और यहाँ 2 से इसमें डिवाइड कर दो। तो x² का वैल्यू क्या आया? 2 का टेबल 2 टाइम। ठीक है, और माइनस करने पर कितना बचेगा? 1। ऐसे में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पूरा लिख देता हूँ। 4 आ गया 2 टाइम में, माइनस किए 1, यहाँ से लिए 1 तो 10 आ जाएगा 5 टाइम में। माइनस करने पर कितना बचा? 1, यहाँ से 2 नीचे तो 12 आ जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, अर्थात x² का वैल्यू आया 256। तो x की वैल्यू कितना आएगा यह पता करना है। तो x की वैल्यू पता करना है तो इसका स्क्वायर इस पार आकर अंडर रूट हो जाएगा। तो 256 का निकालेंगे वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा? 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16। तो 16 क्या है? गलत, चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई है, आयत का चौड़ाई। देखो शुरू में हमने x किसको माना था? चौड़ाई को माना था। तो x का मान आया 16। x का मान आया 16। तो 16 में 2 का गुना कर दो 32। लंबाई कितना आया? 32। और इसमें क्या पूछा है? प्लाट की लंबाई पूछा है, प्लाट की लंबाई। देखो यदि x को ही लंबाई मान लिए होते तो आंसर 16 आ जाएगा। ठीक, और वो भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमने x किसको माना था? चौड़ाई को। तो चौड़ाई का मान 16 आया, तो लंबाई का मान चौड़ाई का 2 गुना कितना आया? 32 मीटर। तो ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 51। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 है ना। अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या कितना है बताना है। देखो डिब्बे में कुल अंडे हैं 500 और 500 में से 3/25 3/25 अंडे टूट गए। तो सबसे पहले ये निकालना है 500 का 3/25 कितना अंडा बनता है वो पता करोगे। फिर जितना अंडा हुआ उसी को फिर वापस 500 में माइनस करोगे। तो 500 का 3/25 कितना अंडा होता है। 25 के पहाड़ा में 50 आया 2 बार में, तो 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 बराबर 60 अंडे। कितने अंडे? 60 अंडे। तो 3/25 अंडे टूट गए, तो इसका कहने का मतलब है 60 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए? 60 अंडे। 60 अंडे टूट गए, ठीक है। तो 500 माइनस 60 करो 0, और ये कितना आ जाएगा 46 44, हाँ 44 आ रहा है। कितना आ रहा है? 44, ठीक है। तो अब 500 में से 60 अंडे टूट गए, तो कितने अंडे बच गए बताओ? 440। ये क्या है? शेष अंडे हैं। अब वापस क्या बोला? शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब 440 अंडे बचे हैं, इसका 4/5 भाग बेच दिया। 4/5 भाग बेच दिया, तो बचे हुए अंडे 440 का निकालो 4/5 भाग, ठीक है। लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 440 भाग 5 करो, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे फिर से 40। कितना आया? 88, ठीक है। मतलब कि 440 अंडा बचा था, उसका 4/5 भाग बेच दिया। मतलब कितना अंडा बेचा? 88 अंडे बेचा, ठीक। तो कितना अंडा बचा अब ये बताना है। तो कितने अंडे थे? 440 बचे थे टूटने के बाद, उसमें से 88 अंडा उसने क्या किया? और बेच दिया। तब कितना बच गया पता करना है। 10 में 8 माइनस करो 2, और अच्छा 4 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं क्या? हाँ नहीं किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 32 और 3 35, 352 आ रहा है। 352 से माइनस करेंगे तो 10 में 2 घटा दो 8, ठीक है। 13 में 5 घटा दो 8, इसमें कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 88 बच रहा है। 88 ऑप्शन बी में है। 88 अंडे और बच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। तो क्या करोगे? यहाँ पर कक्ष का निकालोगे आयतन, ठीक, और पट्टियों का निकालोगे, सॉरी आयतन बोल दिया, ये है क्षेत्रफल निकालोगे। कक्ष का निकालोगे, कक्ष की फर्श का निकालोगे क्षेत्रफल, ठीक है। और ये आयताकार जो पट्टी है उसका भी निकालोगे क्षेत्रफल। तो कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणा 10। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000, और नीचे में कितना है? 10 मल्टीप्लाई 8, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बच गया? 120। लास्ट में 3 0 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1008 से कितने बार में डिवाइड होगा? 8 एकम 8, एक बार माइनस कीजिए 2, यहाँ से 0, 8 दूनी 16, 2 बार, ठीक है। माइनस करने पर 4 बचेगा और 40 आ जाएगा 5 बार में। 125 मल्टीप्लाई 125, ठीक।
तो एक काम करते हैं, 125 को पहले लिख लेते हैं और 120 को इस पार, ठीक है। और 0 को बाद में लिख लेंगे। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हासिल 3, और 12 एकम 12, 12 और 3 15, और एक 0 छोड़े थे, है ना, तो 15,000। ठीक, पट्टियों की आवश्यकता है 15,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करवाया हूँ। 6,600 क्या है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन के फार्मूले से ही बना दो। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन दे रखा है 6,600 बराबर मूलधन को 100 माने, और यहाँ ब्याज के जगह ब्याज का फार्मूला रख दो, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर कितना दे रखा है 8%, गुणा समय बटा 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 32 100 हो जाएगा। ठीक, अब 100 का 1 से मल्टीप्लाई, 100 100 प्लस 32 100, 6,600 बराबर 132 x बटा 100। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,600 गुणा में 100 बटा कितना आ जाएगा 132 x। तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हटा दो। ठीक है, चलिए पता करते हैं कि 6,600 132 से कितने बार में डिवाइड है। 6,600 भाग 132, तो 132 से बड़ा नंबर, यहाँ से 3 अंक बस ले लो। ठीक है, तो एक बार में 132, 2 बार में 264, एक बार और इसमें जोड़ दो तो 6 9 3। ठीक है, 396, 396 एक बार और 32 जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है 8 12 हासिल 1। ठीक है, तो 528 इसके करीब आ गया। एक 32 और इसी में जोड़ दो तो 10 हासिल 1, तो ये 6 और ये 6, 660, मतलब फिक्स उसी के जैसे आ गया। तो कितने बार में आया है ध्यान दो, देखो ये आया 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 5 बार में। तो 132 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा। ठीक है, तो 660 आया, और एक 0 बच गया तो उसको पीछे रख दो। ठीक है, अर्थात 132 के पहाड़ा में 6,600 आया 50 बार में। 50 गुणा 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5,000। आंसर कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो 5,000 क्या है मूलधन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। अब कितना में खरीदे वो पता नहीं, लेकिन 500 में बेच दिए तो हानि हो गया। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता था, 700 में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ हो जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से समझो। देखो 500 रुपया, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, तो 500 रुपया क्या हुआ विक्रय मूल्य। 500 रुपया क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर 500। यहाँ तक आगे समझ में। अब कितना में खरीदा गया यह पता है क्या हमें? नहीं। तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। माना कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर क्या पता कर सकते हैं? ब्याज। हाँ, लाभ या हानि पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? लाभ या हानि।
तो देखो 500 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को यहाँ पर हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। यहाँ पर व्यक्ति को क्या हो रहा है? हानि। तो हानि का फार्मूला क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अर्थात हानि की स्थिति में हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। तो हानि बराबर क्रय मूल्य को हमने क्या माना? x, और विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना दे रखा है? 500। तो हानि बराबर आया x माइनस 500। ठीक, अब दूसरा स्थिति, 500 में बेच दिए तो हानि हुआ। अब 500 में ना बेचकर दूसरा इसका विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य है 700 रुपया। कितना है? 700 रुपया। तो 700 रुपये में जब बेचा जाता है तो पहले जितना रुपये का हानि हुआ है उससे 3 गुना क्या होता है? लाभ। 3 गुना क्या होता है? लाभ। तो अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा लाभ। क्या बताना पड़ेगा? लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? क्रय विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो अभी नया विक्रय मूल्य कितना निकला है? 700, और क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 1। क्रय मूल्य क्या माना है हमने? 1। एक बार फिर से समझ लो, शुरू बार में 500 रुपये में बेचा गया तो उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? हानि। क्या हो रहा है? हानि। ठीक, तो कितना में खरीदा वह पता नहीं, तो हमने एक कंसीडर कर लिया कि उसका खरीदा हुआ मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, माना कि उसने 100 रुपये में खरीदा था, जिसे उसने 500 में बेच दिया, तो उसको हानि मिला x माइनस 500। अब 500 के जगह जब 700 में बेचता है तब उसको क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ का फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 700 और क्रय मूल्य को हमने क्या माना है? 100 रुपया। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें 2 चीज़ प्राप्त हुआ है, एक हानि प्राप्त हुआ और लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहीं से समझना है। देखो क्या बोला है, एक तरफ है हानि और दूसरे तरफ है लाभ। ठीक है, तो हमें हानि मिला है x माइनस 500, x माइनस 500, और लाभ हमें मिला है 700 माइनस x। लाभ का वैल्यू ये है और हानि का वैल्यू ये है। यहाँ तक तो आ रहा है समझ में? लाभ के जगह लाभ की वैल्यू को लिख दो, हानि के जगह हानि को। ठीक है, अब यदि हम दोनों को बराबर करते हैं तो बताओ कौन इसमें 3 गुना ज़्यादा है? लाभ 3 गुना ज़्यादा है। तो दोनों को यदि मुझे बराबर करना है, ये बराबर का चिन्ह डाला हूँ, दोनों को क्या करना है? बराबर। तो दोनों को बराबर करूँगा तो जो कम है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ज़्यादा है ना? तो ये ज़्यादा के बराबर में जो कम है उसको भी बराबर लाऊंगा, तो इसको भी उसी के बराबर लाने के लिए ये जितना अधिक है, 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक इसको भी मैं कर दूंगा, तो ये लाभ के क्या आ जाएगा? बराबर। अर्थात इसमें यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लाभ के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लाभ के बराबर हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करना है। 3 का टेबल x टाइम तो 3x माइनस 3 का टेबल 5 टाइम तो 15 और 2 0, और यहाँ पर 700 माइनस x। और ऐसा वाला पक्षांतर करना बताया था, अनुपात समानुपात में बहुत बार आया था। ठीक है, यहाँ से 3x ये माइनस बराबर के पहले आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। इस पार 700 का 700 रखेंगे, और इस पार जो माइनस का 1500 है इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1500। दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2200 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 7 को जोड़ दो 22 आया, और 2 0 पीछे रख दो।
तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, घटाने पर कितना बचेगा, 2 और 0 को पीछे ले लेंगे तो फिर 20 आ जाएगा 5 बार में, और एक 0 पीछे रख देंगे। तो x का वैल्यू कितना आया, 5500, 5050 रुपया। ठीक है, सॉरी 550 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना निकला, 550 रुपया। x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य, x को हमने क्या माना था, क्रय मूल्य। अब वापस इनके शब्दों पर आ जाओ। देखो क्रय मूल्य कितना आया, 550 रुपया। ठीक, अब उसने 550 में कोई सामान को खरीदा था तो 500 में बेचा, तो बताओ हानि हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हानि हुआ बोला। अब 550 में कोई सामान को खरीदा था तो जितना में खरीदा था उससे ज़्यादा में बेच रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और इसमें ये बोला था कि पहले जितना हानि हुआ है उससे उसका लाभ 3 गुना हुआ है। तो पहले इसको कितना रुपये का हानि हुआ, देखो 550 रुपया में खरीदा था और कितना में बेचा है, 500 में बेचा है। तो 500 को इसमें घटा दो, कितना बचा, 50 रुपया। कितना रुपया का हानि हुआ, 50 रुपया का हानि हुआ। अब 700 में बेच दिया तो कितना का फायदा हुआ, ये देखो। ठीक है, तो 700 में बेचा और खरीदा कितना था, 550 में, घटा दो 0 और इसको घटा दो 5, 6 में 5 150। तो ये देखो हानि कितना है, 50 रुपया, और यहाँ पर लाभ कितना है, 150। तो 50 से ये जो लाभ है 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए उसमें बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 55, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब के बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ये भी क्वेश्चन आसान है, देखो समझो। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब कि 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया। ठीक है, 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया। तो यहाँ से ये पता करना है कि 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 नींबू को अर्थात कितना में खरीदा जा रहा है, 2 नींबू को 1 रुपया में, तो 1 नींबू को कितना रुपये में खरीदा जा रहा है, तो 1 में 2 से भाग करो, मतलब रुपये को ऊपर रखो और नींबू की संख्या से इसमें भाग कर दो, तो कितना आया, 50 पैसे। 50 पैसे आया, अर्थात 50 पैसे क्या है, क्रय मूल्य है। 50 पैसे क्या है, क्रय मूल्य। 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 50 पैसे। अब वापस सेंटेंस में आओ। 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, ठीक है, अर्थात 5 नींबू का विक्रय मूल्य है 3 रुपया। देखो 5 के हिसाब से बेचता है, मतलब 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया। 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया। ठीक, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा। 1 नींबू का विक्रय मूल्य पता करेंगे तो रुपये में नींबू की संख्या से भाग करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 टाइम, माइनस करने पर 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0। ठीक है, तो ये 6 टाइम में, तो यहाँ पर 6 है, मतलब ये 60 पैसा है। पैसे की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 60 पैसा। ठीक है, तो 0.6
ठीक है। 60 पैसे लिखेंगे तो ये दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे रुपये या पैसे, चलो पैसे, ये 60 क्या है, पैसे है। अब इधर ध्यान दो, एक नींबू को 50 पैसे में खरीदा गया और एक नींबू को 60 पैसे में बेचा गया। तो बताओ, कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेचा गया, है कि नहीं? तो लाभ होगा कि नहीं? यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा लाभ। क्वेश्चन में आ जाओ, क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है पहले लाभ निकालना। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य है 60 पैसा और क्रय मूल्य है 50 पैसा। तो दोनों के बीच में अंतर आया 100 पैसे का। कितने पैसे का? 100 पैसे का, सॉरी 10 पैसे का, बोलने में मिस्टेक हो गया। कितना आ गया? 10 पैसे का। तो ये मिल गया लाभ। अब लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 50 पैसे, ठीक है। तो 50 से 100 में भाग कर दो, कितने बार में गया? 2 बार में, और 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो 20, तो 20% आंसर। ऐसे बनाना था इसे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न तो विषम है और ना ही सम। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर पूछ रहा है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या बनाकर आपस में क्या करना है? अंतर निकालना है, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 9, 7, 6, 3, 0, और 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 3, 0, 6, 7, 9। दोनों का निकालेंगे अंतर। 10 में 9 माइनस 1 और 12 में 7 माइनस 5, ठीक है। इसे बड़ा किए थे तो इसमें से एक कम करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15। 15 में 6 घटा दो 9, इसमें एक कम करेंगे 6, और 9 में 3 घटा दो 6, 6000 नहीं 66,951। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, संख्या, ये जो संख्या है में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? देखो 5 यहाँ पर 2 बार आया है, एक लास्ट में है और एक दहाई के जगह पर है, ठीक है। तो ये वाला 5 का स्थानीय मान, ये वाला 5 के स्थानीय मान, 5 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये वाला 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, है ना। तो इनके दोनों मूल्यों का योग बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 50, 3, 0, 1, 2, 3 और ये, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5,50,000। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है, ठीक है। मतलब 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या में, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है ना, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक की संख्या में ऐसे कौन कौन से संख्या है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो वह पता करने के लिए क्या करना है? 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो दोनों का निकालोगे गुणनफल। कितना आया? 15। तो जो नंबर 15 से डिवाइड होगा वही नंबर
3 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो 5 का पहाड़ा बना लो, एक जानना है तो 15 का पहाड़ा बना लो। 15 के पहाड़ा में 15 होता है 30, 45, ठीक है, और उसके बाद 60, 75, 90, तो 105, 100 से ज़्यादा हो गया। तो कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्या। और दूसरा तरीका ये था, ये 100 तक की संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 15। तो 15 का इसमें पहाड़ा पढ़ो, 15 का पहाड़ा जितने बार पढ़ लिए उतना ही संख्या आएगा। तो 15 छक्के 90, 6 बार पूरा पढ़े, ठीक है, 10 बज गए, उसको छोड़ो, जितने बार पढ़े उतना ही संख्या डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? तो इन चारों संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या होंगे इनका एलसीएम। ये चारों संख्या से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या है, इन सभी से डिवाइड होने वाली संख्या इनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम मिल जाता है, लेकिन ऑप्शन में अलग नंबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, इन चारों संख्याओं का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम क्या होता है? इन सभी से डिवाइड होने वाली छोटी सी छोटी संख्या होता है, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, इनमें से जो भी छोटी नंबर बड़ी को डिवाइड करता है, छोटा को हटा देते हैं। तो इन 3 संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 2 से 4 2 बार में और 6 3 बार में, ठीक। तो 3 पंचे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो 60 ऑप्शन बी में है। किस में है? बी में। तो कभी कभी क्या होता है, ये 60 के जगह जैसे दे दिया 120, 60 के जगह कितना दे दिया? 120, और अभी आपने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 60। तो आप यहीं पर घबरा जाओगे, एलसीएम निकाले 60 आया है ना, और बाकी के ऑप्शन इस प्रकार है, और इस जगह पर क्या है? 120 है। तब क्या करोगे? ये 60 इसका जो एलसीएम नंबर आया उससे कौन सा ऑप्शन डिवाइड है, ऐसे पता करके भी उसका आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर एलसीएम 60 आ रहा है, यही आंसर है।